वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट के पेपर सेकंड में जो हमारा सोशल स्टडीज़ का 60 मार्क्स का सिलेबस होता है, इसमें हम लोग हिस्ट्री का टॉपिक कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है पहला साम्राज्य। ठीक है, तो ये हम लोग टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। तो आइए इस टॉपिक को देखते हैं। तो पहला साम्राज्य के बारे में जानने से पहले हम लोग देखेंगे जनपद महाजनपद किस तरह से बने, उसके बाद हम साम्राज्य पे आएंगे। ठीक है, तो जनपद क्या है? तो जनपद का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है जन के बसने की जगह। जन मतलब आपके लोग जो होते हैं, ठीक है, उनकी बात की जा रही है। पुरातत्वविदों ने जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। तो जो प्राचीन आपकी जनपद हुआ करते थे उनकी कई बस्तियों की खुदाई जो है हमारे इतिहासकारों ने करी है। दिल्ली में जैसे कि आपका है, दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर हो गया, और एटा के पास अतरंजी खेड़ा, इनमें से कुछ आपके प्रमुख दिए गए हैं। ठीक है ना, तो ये आपका हस्तिनापुर कहाँ पे है? मेरठ में। एटा में आपके एटा जिले में अतरंजी खेड़ा, और आपका पुराना किला दिल्ली में। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। ठीक है, ये जनपदों की जहाँ पे खुदाई हुई उनकी बात की जा रही है कि वहाँ पे लोग झोपड़ी में रहते थे और अपने मवेशियों या अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसल भी उगाते थे। ठीक है, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के थे। तो ये मिट्टी के बर्तनों का कलर आपको पता होना चाहिए कि ये जो जनपद वाले लोग आपके मिट्टी के बर्तन बनाते थे ये आपके धूसर और कुछ लाल रंग के थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के नाम से जाना जाता है। अब ये आपके धूसर पात्र तो पहले से ही थे, चित्रित यानी कि इन पे कुछ चित्रकारी भी की गई है। ठीक है, तो ये आपके चित्रित धूसर पात्र भी प्राप्त हुए हैं। पात्र का मतलब है आपका बर्तन। ओके, तो अब देखें महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद जो है ये अधिक महत्वपूर्ण हो गए। अलग अलग जगह पे जनपद थे, ठीक है, तो कुछ थे ऐसे जो आपके ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उन्हें क्या कहा गया? तो उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। ठीक है, अधिकतर महाजनपदों की क्या होती थी? एक राजधानी भी होती थी। जो आपके महाजनपद बनाए जाते थे उसकी एक राजधानी भी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। किलेबंदी मतलब वो जो आपकी राजधानियाँ थी उसके चारों ओर से जो है उसको ईंट पत्थरों से घेरा गया था, या फिर इसमें देखिए इनके चारों ओर लकड़ी के, ईंट के या पत्थरों की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ठीक है, यानी किलेबंदी का मतलब यही है। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। जब आपका महाजनपद हो गया, किलेबंदी की जाने लगी, उसके बाद जो है आपके राजा लोग ये अपना सेना भी रखते थे, ठीक है ना, उसकी सुरक्षा के लिए, और सिपाहियों को नियमित वेतन भी दिया जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। तो आहत सिक्कों के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये सिक्के होते हैं, इस पर कुछ लिखा नहीं होता है। ये आपके सिक्के हो गए, इस पर कुछ लिखा नहीं रहता, बस आपका कोई ठप्पा लगा दिया जाता है। ठीक है ना, तो इसको आहत सिक्का कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे वर्ण व्यवस्था के बारे में दिया गया है। वर्ण व्यवस्था जो है ये पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था जिन्हें वर्ण कहते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने आश्रम व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अगर आपको याद हो कि कौन कौन से आश्रम थे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन से आश्रम थे। ठीक है, हम यहाँ पे 4 वर्ण जो है देखेंगे यहाँ पे वर्ण के बारे में। तो पहला आपका ब्राह्मण है। ब्राह्मण का काम क्या था? तो इसका काम था वेदों का अध्ययन करना, ठीक है, और दूसरों को वेदों को पढ़ाना और यज्ञ करना। शासक या क्षत्रिय, ये आपका दूसरा वर्ण था। इसका काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तीसरा आपका विश्व या फिर इसी को वैश्य कहा गया। ये आपके कृषक, पशुपालक और जो व्यापारी लोग थे ये आपके वैश्य में आते थे। ओके, इसके अलावा आपका जो चौथा था वो था आपका शूद्र। ये अन्य 3 वर्णों की सेवा करना इसका काम था। यानी कि ये वाला जो शूद्र है ये क्या करेगा? ये तीनों जो वर्ण हैं इनकी सेवा का काम जो है शूद्र के हाथों में था। ठीक है, तो ये आपके 4 वर्ण थे। तो ये वर्ण भी आपसे पूछे जाते हैं, चारों वर्ण आप याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए इसमें 1-2 पॉइंट और है कि क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। यज्ञ कौन कराता था? तो यज्ञ जो है कराते थे हमारे ब्राह्मण। ठीक है, इसके अलावा जो आपका क्षत्रिय था और वैश्य था ये भी यज्ञ कर सकते थे। शूद्रों को कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। इनको जो है कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। ठीक है, तो औरतों को भी इस तरह के अधिकार नहीं दिए गए थे, तो इसीलिए औरतों को शूद्रों के समान माना गया।
महिलाओं और शूद्रों को वेद अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो महिलाएं भी आपके वेद को नहीं पढ़ सकती थी, वेदों को, और आपके शूद्रों को भी वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसके अलावा देखो, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। यानी कि जो अगर शूद्र का बेटा है तो वो शूद्र ही होगा, ठीक है, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही होगा। तो ये जो है वर्ण व्यवस्था जो है क्या थी, जन्म के आधार पर निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए वर्ण के बारे में। अब देखते हैं कर क्या है। तो कर यानी कि आपका टैक्स की बात की जा रही है। ठीक है, टैक्स की बात की जा रही है, जो आप लोग टैक्स दिया जाता है। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। ठीक है, तो वो किले बनवा रहे हैं, बड़ी सेना रख रहे हैं। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से टैक्स वसूलने लगे। पहले क्या था कि पहले लोग अपने आप से ही ले आकर के कुछ न कुछ उपहार जो है दे जाया करते थे। जैसे अगर किसान ने कुछ उगाया तो कुछ ले आकर के उपहार के रूप में राजा को दे देता था। लेकिन अब क्या है, उसका मन है तो दे देता था, नहीं तो नहीं देता था। लेकिन अब क्या है कि अब जो आपके राजा हैं वो लोग बड़े किले बनवा रहे हैं, सेना रख रहे हैं, तो उनको देने के लिए पैसा चाहिए। तो इसीलिए अब जो है नियमित रूप से ये टैक्स वसूलने लगते हैं। फसलों पर प्रायः उपज का 1/6 हिस्सा, ठीक है, छठवां हिस्सा जो है कर के रूप में निर्धारित किया जाता था। यानी कि अगर आपके पास 6 किलो फसल हो गई है तो आपका मतलब 6 क्विंटल फसल हो गई तो 1 क्विंटल आपको किसको देना पड़ेगा, राजा को देना पड़ेगा। ठीक है, इसको भाग कहा जाता था। ये जरूर याद रखना कि जो आपके फसलों पर जो आपका कर लगाया गया उसको क्या कहा गया है, उसको कहा गया भाग। ठीक है, तो भाग ये है, ये ध्यान रखना। भाग क्या था, तो फसलों के ऊपर जो कर लगाया गया 1/6वां हिस्सा था, वो आपका भाग कहलाता था। कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। श्रम के रूप में कैसे चुकाए जाएंगे, जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। ठीक है, तो इनके ऊपर किस तरह का कर लगाया गया था कि आप राजा के लिए 1 दिन जरूर काम करोगे। ठीक है, बुनकर हो गए, लोहार हो गए, सुनार हो गए। ठीक, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। यानी कि जो पशुपालक थे वो या तो एक पशु दे सकते थे, या फिर पशुओं से जो उत्पाद बना रहे हैं, दूध दही घी जो बना रहे हैं, वो जो है ये टैक्स के रूप में देते थे। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तो व्यापारी को तो अभी भी टैक्स, हमेशा टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो ये सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उस पर टैक्स। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। ठीक है, यानी कि जो आपके जंगलों में आखेट करते थे यानी शिकार करते थे, या वो जंगलों से चीज़ें इकट्ठा करके लाते थे, तो उनको जंगल से जो भी वस्तुएं प्राप्त होती थी उससे टैक्स के रूप में देना पड़ता था। तो ये हमारी कर व्यवस्था थी। कौन किस तरह का कर देता था ये भी हमने देख लिया। अब देखिए यहाँ पे कृषि में क्या परिवर्तन हुआ इस समय में। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। पहला क्या था, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। तो लोहे के फाल बनने लगे। पहले लकड़ी के फाल हुआ करते थे जिससे खेत की जुताई की जाती थी, लेकिन अब जो है लोहे के फाल बनाए जाने लगे। दूसरा क्या हुआ, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया। पहले क्या था कि धान को जो है सीधा आप लोग खेतों में छींट देते थे और जो है फसल निकल जाती थी, उससे कम उपज होती थी। लेकिन उसके बाद जो है इसको उखाड़ करके फिर से उसको रोपा गया, तो रोपण शुरू किया गया। आप लोग एक बार अगर जिसको नहीं क्लियर हो रहा होगा तो आप देख लेना धान की रोपाई कैसी होती है। अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने की बजाय धान के पौधे तैयार करके उनका रोपण शुरू किया गया। इसीलिए अब पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। तो ये 2 चीज़ हुई थी कृषि में, जो परिवर्तन हुआ था उसके बारे में देख रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे मगध जो है, मगध के बारे में दिया गया है। तो मगध भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, गंगा और मगध क्या है, महाजनपद है। ठीक है, गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध जनपद से होकर के बहती थी। ठीक, गंगा नदी भी बहती थी और सोन नदी। ये मगध जो है आपके बिहार वाले क्षेत्र की ओर पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ से ये दोनों नदियाँ बहती हैं, अभी भी बहती है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित करके सेना के काम में लगाया जाता था। अब राजा महल बनवा ही लिए थे, सेना रख ही लिए थे, तो उसके अलावा जो हाथी थे उसको पकड़ करके प्रशिक्षित करते थे और उसको सेना के काम में लगाते थे। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। ठीक है, झारखंड वाले एरिया में आप देखोगे तो उधर आपका लौह अयस्क की खदानें भी थी। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे।
ठीक है, तो इनको लोहे की भी मिल गई थी, लोहे की भी प्राप्ति हो गई थी। तो अभी आपने देखा ऊपर हल जो बनते थे वो किसके बनने लगे थे, अब जो है हल बनने लगे थे आपके लोहे के। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु, अजातशत्रु जो है उसका नाम था, ठीक है, अजातशत्रु कहा जाता है। तो मगध में दो शक्तिशाली शासक हुए थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। यानी कि अब एक महाजनपद में तो ये है ही, लेकिन इसके अलावा जो जनपद है उसको भी जीतने के लिए ये युद्ध किया करते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक था। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। उत्तर पश्चिमी भाग कौन सा है, तो उत्तर साइड में आपका हो गया कौन सा, जम्मू कश्मीर। पश्चिम साइड में हो गया गुजरात। तो उसके बीच वाला जम्मू कश्मीर गुजरात के बीच वाला जो क्षेत्र है, वो वाला क्षेत्र जो है उसमें महापद्मनंद ने अपना नियंत्रण फैलाया था। बिहार में जो राजगृह है, जो अब वर्तमान में इसका नाम राजगीर हो गया है, ठीक है, तो राजगृह जो है ये कई सालों तक मगध की राजधानी रही थी। लेकिन बाद में जो आपका पाटलिपुत्र था उसको राजधानी बनाया गया। यानी कि सबसे पहले जो मगध की राजधानी थी वो क्या थी, राजगृह। लेकिन बाद में जो है मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया। पाटलिपुत्र का वर्तमान में नाम क्या है, पटना, ठीक है। राजगृह का वर्तमान में नाम क्या है, राजगीर। तो मगध की राजधानी पहले राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। ओके, अब देखते हैं वज्जी के बारे में। वज्जी भी एक आपका संघ है, ठीक है, ये भी आपका एक राज्य है। मगध के नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी क्या थी, वैशाली, ठीक है, ये भी आपके बिहार वाले क्षेत्र में ही है। वज्जी राज्य की राजधानी आप लोग याद रखना वैशाली है, ठीक है। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या फिर संघ कहते थे, ठीक है, संघ कहते थे। गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है और संघ का अर्थ है संगठन या फिर सभा, ठीक है ना। तो यहाँ पे गढ़ और संघ वाली प्रणाली चलती थी, कहाँ पे, वज्जी में। बुद्ध और महावीर, देखिए इनके बारे में हम लोगों ने देखा है पहले। बुद्ध और महावीर दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे, ठीक है। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे, तो ढेर सारे शासक होते थे आपके गढ़ और संघ में। आगे देखते हैं, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। देखिए अब यहाँ पे कई शासक थे, तो कभी कभी क्या था कि लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। तो जितने शासक होते थे सभी राजा कहलाते थे। सभाओं में बैठकर शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर के चर्चाएं करते थे। तो कोई भी बात होती थी, चाहे आपके शत्रु का आक्रमण से निपटना हो या फिर राज्य में कोई काम करना हो, तो उसके लिए ये एक सभा में बैठते थे, ठीक है। और वहाँ पे बैठ करके ये मिल करके चर्चाएं करते थे, सारे जो आपके शासक थे गढ़ और संघ में। स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। जो स्त्रियां थी, जो दास थे, जो कम्मकार का मतलब हो गया आपके जिनके पास भूमि नहीं थी वो लोग, ठीक है ना, एकदम गरीब लोग होंगे ये। तो ये लोग जो है इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बाकी इसके अलावा और सभी लोग इस सभाओं में हिस्सा लिया करते थे। अब देखिए एक साम्राज्य की बात की जा रही है, और साम्राज्य में भी आपको जो पढ़ना है वो अशोक साम्राज्य के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, जितना चीज़ें आपके एनसीईआरटी में दी गई है आपको केवल वही चीज़ें को ध्यान में रखना है। सम्राट अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना किसने की थी, तो उनके दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। जिस साम्राज्य पे कौन शासन करता था, हमारे सम्राट अशोक, ठीक है, मगध के राजा थे। और इसकी जो है स्थापना कब हुई थी, तो 2300 साल पहले इस शासन की स्थापना की थी, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चाणक्य, कौटिल्य कौन था, तो कौटिल्य जो है इनका नाम चाणक्य भी है, ठीक है, चाणक्य का नाम ही क्या है, कौटिल्य भी है। ये एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और चंद्रगुप्त की इन्होंने सहायता की थी। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने ये मौर्य वंश की स्थापना की थी, उसकी सहायता किसकी सहायता से की थी, तो चाणक्य की सहायता से की थी, ठीक है, कौटिल्य। चाणक्य के कई विचार हमें कहाँ मिलते हैं, तो अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलते हैं। तो देखिए अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र एक पुस्तक है, ठीक है, राजनीति से संबंधित पुस्तक है। याद रखना ये पुस्तक किस चीज़ से संबंधित है, तो राजनीति विज्ञान से संबंधित पुस्तक है, राजनीति शास्त्र से संबंधित पुस्तक है। नाम इसका अर्थशास्त्र भले है। और किसने लिखा था, चाणक्य ने। जिस चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर के क्या स्थापित किया था, आपका एक साम्राज्य स्थापित किया था, मौर्य वंश। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। कौन कौन से हुए भाई, एक तो हमारे थे चंद्रगुप्त, फिर उसका बेटा हुआ बिंदुसार, और फिर बिंदुसार का पुत्र हुआ अशोक,
ठीक है, तो अशोक के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मौर्य वंश में ये 3 जो है महत्वपूर्ण राजा, चंद्रगुप्त जिसने जो है गुप्त वंश की स्थापना करी, उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार आया, और बिंदुसार का पुत्र क्या था, अशोक। अब ये अगर साम्राज्य है तो साम्राज्य में जो है राज्य, साम्राज्य के अंतर्गत आपका राज्य भी होता है, ठीक है, उसमें कई सारे नगर भी होते हैं। इसमें साम्राज्य की राजधानी जो है पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनकी साम्राज्य की राजधानी थी, अब देखिए एक जगह पे राजधानी बना करके तो ये पूरे साम्राज्य पे नज़र नहीं रख सकते थे, इसीलिए इन्होंने अलग अलग 3 राजधानियाँ बना दी थी, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग राजधानियाँ बनाई थी। तक्षशिला जो है कहाँ था, तो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था, ठीक है। यानी कि उधर साइड से अगर कोई आक्रमण कर रहा हो या फिर आ रहा है तो यहाँ पे तक्षशिला में जो होगा वो उससे युद्ध करेगा। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। देखिए इसकी स्थिति भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तक्षशिला का था, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। मैंने बताया उत्तर पश्चिम किधर है, अभी कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर और राजस्थान के बीच वाला जो क्षेत्र है उधर साइड जाने के लिए, ठीक है। पाकिस्तान डाक के, अफगानिस्तान डाक के आपके मध्य एशिया में वो वाला क्षेत्र है, वहाँ पे तक्षशिला बीच में पड़ता है। उज्जैन आपके उत्तर भारत से दक्षिण भारत में अगर जाओगे तो उस रास्ते में पड़ेगा आपका उज्जैन, ठीक है। नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। जो आपका उज्जैन शहर था, यहाँ पे व्यापारी रहते थे, सरकारी अधिकारी रहते थे और शिल्पकार रहते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे, ठीक है। तो बहुत सारे आपके किसान थे, पशुपालक थे। इसके अलावा साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग अलग अलग भाषाएं भी बोलते थे, क्योंकि साम्राज्य बहुत बड़ा था। तो यहाँ के जो अलग अलग इलाके थे, हर जगह पे अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग थे। वे लोग अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे, यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। वही है आपका विविधता में एकता, जैसे आज भारत है, क्योंकि इनका साम्राज्य बहुत बड़ा था तो वहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग पोशाक पहनने वाले लोग थे, ठीक है। अब देखते हैं साम्राज्य का प्रशासन कैसा था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। यानी कि जो आपकी पाटलिपुत्र मेन राजधानी थी, ठीक है ना, वहाँ पे तो सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इस इलाके के गांवों और शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकार और व्यापारियों से टैक्स, ये कर का मतलब टैक्स है, टैक्स इकट्ठा करने के लिए राजा ने क्या की थी, अधिकारियों की नियुक्ति की थी कि आप लोग क्या करो, टैक्स इकट्ठा करके लाओ, ठीक है। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे और राजा ने जासूस भी रख रखे थे। तो राजा के जो जासूस थे वो ये जो अधिकारी थे जो टैक्स लेते थे, इन अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र भी रखते थे। तो राजा ने जासूस भी लगाए थे, संदेश वाहक भी थे, ठीक है, और राजा ने अधिकारियों की नियुक्ति की थी टैक्स लेने के लिए। अब इन सब के ऊपर क्या था, सम्राट था, और सम्राट अपने राज परिवार और जो आपके वरिष्ठ मंत्री लोग थे उन सब की सहायता से ये जो आपके नीचे के जो अधिकारी थे इन सब पर क्या करता था, नियंत्रण रखता था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या फिर प्रांत थे। तो अगर एक बड़ा साम्राज्य है तो साम्राज्य के अंतर्गत तो छोटे छोटे प्रांत होंगे ही, ठीक है। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। तो अभी आपको बताया गया था पाटलिपुत्र को राजधानी बना दी थी, तक्षशिला राजधानी थी, और आपके उज्जैन, तो ये सब आपकी प्रांतीय राजधानियाँ थी, तक्षशिला और उज्जैन। यहाँ से ये शासन करता था अपने और क्षेत्रों पर, ठीक है। राजकुमारों को प्रांतीय राजधानियों का उपराज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। यानी कि जो आपके इस राज्य के जो राजकुमार थे, ठीक है ना, जो आपके राजा के बेटे हुआ करते थे, ये जो आपकी प्रांतीय राजधानियाँ थी जैसे तक्षशिला हो गया, उज्जैन हो गया, इसका राज्यपाल कौन बनता था, तो वो आपके राजकुमार लोग बनते थे। प्रादेशिक केंद्रों के बीच, यानी कि अभी ये प्रादेशिक केंद्र हो गए, ये आपका तक्षशिला हो गया, उज्जैन हो गया, इसके इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच के क्षेत्रों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। देखिए इन दोनों के बीच में जो है बहुत सारे जंगल उंगल सब कुछ, सब बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ये केवल किस पे नियंत्रण रखते थे, जो आपके सड़क थे और जो आपकी नदियाँ थी, ठीक है, इन पर नियंत्रण रखते थे, क्योंकि यही जो है मुख्य रूप से आवागमन के साधन थे, ठीक है। लोग जंगलों में से तो जाएंगे नहीं, सड़कों पर से जाएंगे, नदियों में से जाएंगे, ठीक है, तो यही आपके आवागमन के साधन थे। तो इस पर जो है शासक नियंत्रण रखते थे, अलग अलग जो आपके राजधानियाँ थी, प्रांतीय राजधानी, इनके बीच वाले क्षेत्रों में, ठीक है। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। यानी कि जो है अगर अब ये सड़क इनके जो है क्षेत्र में है
मतलब ये सड़कों पर नियंत्रण रख रहे हैं, नदियों पर नियंत्रण रख रहे हैं, तो यहाँ से आने जाने वाले लोगों से भी टैक्स ले रहे हैं, ठीक है ना। और लोग कुछ अपना भेंट भी कर रहे हैं, नजराना जिसको बोलते हैं। नजराना का मतलब क्या हो गया? नजराना यानी कि हो गया आपका जिसको आदमी स्वेच्छा से दे, ठीक है। टैक्स तो आप जरूर ज़बरदस्ती ले रहे हो, ज़बरदस्ती नहीं मतलब टैक्स तो आपने लगाया कि नहीं आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन भेंट और नजराना क्या है? तो ये व्यक्ति अपने स्वयं से देता है। जंगल वाले इलाके के काफ़ी लोग के जो लोग थे, जंगल वाले इलाकों में जो लोग रहते थे वो काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य जो पदाधिकारी थे, यानी कि मौर्य साम्राज्य के जो अधिकारी थे, उनको हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला करके देंगे, ठीक है ना। तो उनसे जो है टैक्स ऐसा नहीं लिया जाता था, लेकिन उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, ले आकर के मौर्य साम्राज्य में देंगे अधिकारियों को। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र क्या था? तो अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, तो आप कमेंट करके बताना कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, ठीक है ना। तो अर्थशास्त्र में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम आपका ठंडी वाला क्षेत्र पड़ता है, तो उधर जो है कंबल मिलते थे अच्छे, और जो आपका दक्षिण भारत था उधर से आपका सोना और कीमती पत्थर मिला करते थे। तो ये आपके कहाँ पे लिखा है? अर्थशास्त्र में ये चीज़ लिखी है। ओके, अब देखते हैं अशोक के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, ठीक है ना। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। तो देखिए कुछ दिनों बाद, देखिए अभी हम यहाँ पे नीचे पढ़ेंगे कि इनका जो है हृदय परिवर्तन हो गया था, तो उसके बाद इन्होंने ढेर सारे अभिलेख लिखवाए, ठीक है ना, जनता तक अपने संदेश पहुंचाने के लिए। अशोक के ज़्यादातर जो अभिलेख थे वो किस भाषा में थे? तो वो प्राकृत भाषा में थे और ब्राह्मी लिपि में। देखिए लिपि और भाषा दोनों अलग अलग होती है, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें हिंदी भाषा की, तो ये आपका ये जो आपका नोट्स लिखा हुआ है ये हिंदी भाषा में है, लेकिन अगर मैं पूछूं किस लिपि में है, तो ये कौन सी लिपि है? हिंदी भाषा में ये जो लिपि लिखी है ये आपके देवनागरी लिपि है, ठीक है ना। देवनागरी लिपि है, यानी कि अगर आप ये क वाला लिखते हो, ये वाला क लिखते हो ना, तो ये देवनागरी लिपि है, और भाषा कौन सी है? हिंदी है, ठीक है। तो लिपि मतलब लिखने का तरीका, किस तरह से लिखा जाता है। लेकिन जो अशोक के अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में थे और ब्राह्मी लिपि में थे, ठीक है। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं, ठीक है। आधुनिक भारत में अधिकतर जो लिपियाँ हैं, आपका तमिल हो गया, ठीक है ना, इस तरह की जो आपकी लिपियाँ हैं वो किससे उत्पन्न हुई है? तो जो ब्राह्मी लिपि थी इसी से उत्पन्न हुई है। राजा बनने के 8 वर्ष बाद अशोक ने कलिंग की विजय की। कलिंग क्या था? तो कलिंग जो है ये तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम था। तटवर्ती क्या मतलब क्या है? यानी कि समुद्र तट से लगा हुआ जो उड़ीसा वाला पार्ट था, ठीक है ना, वो आपका कलिंग वाला क्षेत्र था, तो उसका प्राचीन नाम था कलिंग। तो वहाँ पे जो है अशोक ने क्या की? एक विजय प्राप्त की, यानी कि वहाँ पे युद्ध किया और युद्ध में विजय प्राप्त की। कलिंग युद्ध के पश्चात ही अशोक ने धम्म का पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। और ऐसा क्यों किया था इसने? क्योंकि कलिंग का जब युद्ध हुआ था तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है ना। तो ये देख करके अशोक का जो है हृदय परिवर्तन हुआ कि इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने सगे संबंधियों को खो दिया होगा, अब से मैं क्या करूँगा? युद्ध नहीं करूँगा, ठीक है। तो उसने युद्ध का त्याग कर दिया था इस युद्ध के बाद। तो कलिंग युद्ध के पश्चात ही अशोक ने धम्म का पालन, ठीक है ना, धम्म की बात याद रखना, धम्म का पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। धम्म क्या है? तो जो से संस्कृत शब्द आपका धर्म है, इसका प्राकृत, अभी मैंने बताया ना प्राकृत भाषा यहाँ पे थी, देखो, तो प्राकृत भाषा में धर्म को जो है क्या बोला जाता है? धम्म बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से, तो धम्म का मतलब धर्मी था। तो अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा या किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। आपको किसी देवता की पूजा नहीं करनी है, कोई कर्मकांड नहीं करना था। अशोक को लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था, यानी कि अशोक का ये कर्तव्य था कि वो अपनी प्रजा को निर्देश दें, अच्छी बातें बताएं, ठीक है ना। ऐसा जो है अशोक सोचता था। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। वे मतलब आपके अशोक जो है ये बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। उन्होंने धम्म महामात्य, ये नाम याद रखना, धम्म महामात्य, इस नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की थी जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे, ठीक है। धम्म की शिक्षा, धम्म मतलब अभी देखा आपने
कि अच्छी चीज़ें बताना, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें थी धम्म, वाली कि ये अशोक का धर्म था, जिसमें आपके देवता की पूजा नहीं करनी थी, कोई कर्मकांड नहीं करना था, बस सबके साथ अच्छा व्यवहार करना था। ओके। तो धम्म महामात्य का काम क्या था? तो धम्म महामात्य नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की थी अशोक ने, और ये जाकर के अलग अलग जगहों पर जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेशों को कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अभी स्टार्टिंग में ही देखा था ना कि इसने जो है अभिलेख लिखवाए थे, तो यही जो है शिलाओं पर, स्तंभों पर ढेर सारे अभिलेख इसने लिखवाए थे अशोक ने धम्म से संबंधित। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। ठीक है, तो राजा ने अपने संदेश तो खुदवा दिए पत्थरों पर, शिलाओं पर। अब लोग पढ़ नहीं पाएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए जो है राजा अपने संदेश को दूसरों, अपने अधिकारियों से कहता था कि आप लोग पढ़ के सुनाओ सबको। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी अपने दूत भेजे थे। ठीक है ना, तो इन जगहों पर भी अपने दूत भेजे थे ताकि इस अशोक के धम्म के विचारों का प्रसार हो सके। अब यहाँ पे जो है एक अभिलेख दिया गया है, एक आपका जो है स्तंभ दिया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है कि ये आपका बिहार का रामपुरवा वृषभ अभिलेख है। वृषभ मतलब क्या होता है? वैल होता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, रामपुरवा का वृषभ अभिलेख। तो रामपुरवा का ये वृषभ अभिलेख कहाँ पे है? तो ये आपके बिहार राज्य में प्राप्त हुआ था। ठीक है, वर्तमान में ये कहाँ पे है? तो वर्तमान में इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। ठीक है, ये उस समय की मूर्तिकला का नमूना है। तो ये आपका वृषभ जो आपका था, जी आपका रामपुरवा में मिला था। ठीक है, तो ये जो है आपका इस समय कहाँ रखा गया है? इस समय रखा गया है इसे राष्ट्रपति भवन में। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, जैसे अजात शत्रु अभी आपने देखा था, ऊपर एक नाम आया था, उसके मंत्री का क्या नाम था? तो उसके मंत्री का नाम था वत्सकार। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। अभी ऊपर आया था कि कम्बकार जो है सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते। तो कम्बकार कौन होते थे? जो आपके भूमिहीन खेतीहर मजदूर थे, इनको कम्बकार कहा जाता है। एक आपके थे मेगास्थनीज। ठीक है ना, मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त राजा जिसने जो है मौर्य वंश की स्थापना की, और ये यूनान के राजा जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज। ठीक है ना, यूनान के राजा थे जिनका नाम था सेल्यूकस निकेटर। इनका राजदूत कौन था? तो ये मेगास्थनीज था। और किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था मेगास्थनीज। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि गणतंत्र या प्रजातंत्र की स्थापना जो है लगभग 2500 साल पहले कहाँ पे हुई थी? तो एथेंस के लोगों ने किया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और साम्राज्य से संबंधित इंपॉर्टेंट आपके नोट्स थे। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना जो आपके सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। कमेंट करके आप बता सकते हो क्या अच्छी थी, क्या चीज़ें अच्छी नहीं थी। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगा हो तो। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे की वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।